हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे। आज हम सभी फिर से एक बार रैंकर बैच सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हम सभी इस लेक्चर में अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जिसे मैंने पिछले लेक्चर में शुरू कर रखा है उससे मैं आज प्रोसीड करूंगा। ठीक है, इससे अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। उम्मीद है कि उन सारे कॉन्सेप्ट को आपने भी सीखा होगा हमारे लेक्चर के थ्रू। और आपको एक और ख़ास बात बता दूं, इस रैंकर बैच के थ्रू आपको एक प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलता है। आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और आपने लेक्चर में क्या सीखा उसको जज कीजिए। खुद को जज करना सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हर एक लेक्चर में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फ़ोन ऑन करके लेक्चर देख लेते हैं, उस समय समझ भी आ जाता है और सवाल बनाते नहीं हैं तो लगता ही नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि हम लोग कुछ सीखे हैं। तो खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और अपने लर्निंग को और भी बेटर करने के लिए प्रैक्टिस सीट और प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हर एक हमारा जो ये रैंकर बैच है ना, ये आपके लिए काफ़ी ही बेहतरीन साबित हो सकता है। कैसे सर? एक तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको काफ़ी ही आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, रैंकर बैच आपको हर एक लेक्चर के बाद उस लेक्चर में कहे ना आप एक छोटी सी टॉपिक क्यों ना सीखें, उस टॉपिक पर भी 5 तरह के सवाल आपको बनाकर देता है, जिससे ये क्या होता है, ये आपको मदद करता है आपके प्रिपरेशन में, आपके प्रिपरेशन को और बेहतर करने का। आप इस लेक्चर में आधे घंटे का लेक्चर होता है, उस लेक्चर में जो आपने सीखा उससे रिलेटेड एक सवाल बना लीजिए, तो जो कॉन्सेप्ट आपके मन में गया था वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, फिर यहाँ से उड़ेगा ही नहीं। अभी सीखते हैं फिर उसको कभी रिवीजन भी नहीं किए और बस अभी सीखे, हाँ समझ में आ गया है, एग्जाम में बैठे सब उड़ गया है। तो प्रैक्टिस बहुत ही नीडेड है। तो आप प्रैक्टिस जरूर सॉल्व करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और हर एक लेक्चर को देखें। इस रैंकर बैच में आपको टर्म 2 का भरपूर नॉलेज दिया जाएगा, काफ़ी ही मजा आएगा। इससे पहले हम सभी ने सीखा था कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट कैसे निकालते हैं, और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जितने जो रूट निकल के आए उनका नेचर क्या है। सर उनका नेचर कैसा है? अब आपको भी पता है कि जितने सारे इन्वायरमेंट में लोग प्रेजेंट हैं, अरे लोग छोड़ो, जितने सारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, सबका कुछ नेचर होता है। कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, कोई दोनों हैं, अच्छे बुरे मिक्सअप। ठीक है, तो उस तरीके से जो रूट निकले थे ना जो इक्वेशन के, उनके भी नेचर होते हैं। अब नेचर मतलब लक्षण, पहचान, कैसे पहचानते हैं। तो सर कैसे पहचानते हैं कि दिए गए इक्वेशन का जो रूट निकलेगा उसका नेचर क्या होगा? ठीक है, नेचर यहाँ प्राकृतिक वाला नेचर नहीं है, उसके लक्षण की बात करें। जैसे आपका लक्षण होता है आप अच्छे होंगे, आप अच्छे हैं इसलिए हमारा लेक्चर देख के सीख रहे हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था? x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये था अंदर रूट में डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने बताया था आपको एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बताया था? क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या लिखा हुआ है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब जो नेचर हम लोग डिसाइड करते हैं किसी भी इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दिया रहता है, अगर उसका हमको नेचर डिसाइड करना है, इसलिए ये नेचर है कैसा, तो हम लोग इसके डिस्क्रिमिनेंट को देखकर ही कमेंट करते हैं। मतलब कोई इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले उसका हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से। कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये आपको पता होना चाहिए बी क्या है, ए क्या है, सी है, सी क्या है। तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए और जो ए बी सी है वो हमारा क्या होना चाहिए? एक रियल नंबर होना चाहिए। ए बी सी क्या होना चाहिए सर? हमारा एक रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि सर नेचर कैसे डिसाइड करेंगे।
तो एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम डायरेक्ट सवाल इस पे आता है। हम आज कुछ सवाल करके भी दिखाएंगे आपको, दिखेंगे कि किस तरीके से सवाल आपको लैंग्वेज में फंसाएगा। इसमें ऐसा कोई भारी कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर कि आपको परेशान करेगा। आपको बस अगर टू द पॉइंट पता है, लैंग्वेज अगर आप समझते हैं तो सवाल आसान है। आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसान चैप्टर है कि इसमें आसानी से फुल मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो आप डी का वैल्यू निकाले हैं वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या सर? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, बस ग्रेटर देन जीरो। क्या है? अगर ग्रेटर देन जीरो है, जो डी का वैल्यू आपने निकाला वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से बड़ा वैल्यू आता है, तब कहेंगे कि जो हमारा रूट है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग। मैं क्या कह रहा हूँ सर, कोई इक्वेशन दिया गया आपको और पूछा कि सर इसका रूट का नेचर क्या है, तो आपने सबसे पहले कहा कि सर ने बताया था मुझे कि जब कभी भी हमको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बताना हो, क्या बताना हो सर? रूट का नेचर। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना। अरे क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में कैसे निकालते हैं सर? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी क्या है? तो ए बी सी, देखिए ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक बी है एक्स का कोफिशिएंट और सी एक कांस्टेंट है। इतना लेक्चर देखिए तब ये तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने डी का वैल्यू निकाला और डी का वैल्यू आया ग्रेटर देन जीरो, तब उसका रूट जो होगा रियल होगा। रियल कहने का मतलब एक रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर कहने का मतलब वह नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 के टर्म में आएगा। इरेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं। अगर कोई पूछे रियल नंबर क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इस इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो जो रूट आएंगे ना, जब डी जीरो के बराबर, जो डी है जीरो से बड़ा है, तो कहेंगे कि जो रूट आएगा हमारा सर वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। रियल होगा कहने का मतलब रेशनल और इरेशनल, और डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग होगा। मतलब जो दो रूट निकलेंगे दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा। मान लेते हैं दिए गए इक्वेशन का दो रूट है अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। तो जब उसका डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो उसका रूट जो है अलग अलग होगा। कहने का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम नहीं होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, और अगर हमारा क्या है, d इक्वल टू जीरो आता है, सर हमने सॉल्व किया d का वैल्यू ये पुट करके इक्वेशन पे, तो d इक्वल टू जीरो आया, तब क्या कंक्लूड करेंगे? तब कंक्लूड करेंगे कि रूट जो है रियल होगा। रूट सर अभी भी क्या होगा? रियल ही आएगा। रियल कहने का मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर आएगा और इक्वल होगा। इस बार ध्यान रखिएगा। और ये ऐसी प्रॉपर्टी है ना, इस पर भरपूर सवाल बनता है। ये जो सेकंड वाला है, इस पे सवाल, इस पर स्टार लगा लीजिए। मैं दिखाऊंगा इस पर कैसे सवाल पूछता है। बस बोल देगा कि बताओ भाई, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ऐसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ देयर रूट्स आर इक्वल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, उसमें एक के जो वैल्यू है वन नोन है और उसके रूट इक्वल है, तो के का वैल्यू बताओ। तो उस केस में क्या करते हैं? उसके डिस्क्रिमिनेंट को जीरो से इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि सर रूट तभी इक्वल होता है जब डी का वैल्यू किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर। और डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? डी का वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो करके। अरे कोई दिक्कत नहीं। और अगर सर अगर डी क्या आ जाए, डी हमारा लेस देन जीरो आ जाए, तो डी क्या आ जाए सर? लेस देन जीरो। डी हमारा आ जाए लेस देन जीरो, तब क्या करेंगे सर? ये तीन ही केस तो बनता है सर, या तो डी जीरो से बड़ा आ जाए, या तो जीरो के बराबर आ जाए, या जीरो से छोटा आ जाए। ये तीन केस के अलावा कोई केस तो पॉसिबल है नहीं। अगर जीरो से बड़ा है तो रूट उसका रियल और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब एक रियल नंबर आएगा उसका रूट और अलग अलग होगा, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू डिफरेंट होगा, सेम नहीं। अगर डी इक्वल टू जीरो है तो रूट तो उसका अभी भी रियल होगा बट इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। और अगर डी लेस देन जीरो है तब सर? बोलिए, सोचिए, बताइए क्या होगा जब अगर डी लेस देन जीरो होगा तब? सर जब डी लेस देन जीरो होगा ना, कहने का मतलब कि सर डी का वैल्यू अंडर रूट माइनस में आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ माइनस डी लिखेंगे ना यहाँ पे। तो सर ये क्या अभी आप पढ़े हैं? नहीं पढ़े, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग।
11th में एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, उसमें सीखेंगे। अभी इसको हम लोग समझना नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी रूट। क्या कमेंट कर देते सर इसमें? इमेजिनरी रूट, इमेजिनरी रूट। और सिंपली आप लोग अपने भाषा में कह देते हैं डज नॉट इजिस्ट। सर इसके रूट अभी इजिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि इसके जो रूट्स है ना रियल ही नहीं है। इसका डी का वैल्यू तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ माइनस, अंडर रूट में माइनस हो तो उसका मतलब तो मेरे को समझ में अभी आता ही नहीं है। आगे जाएंगे तो अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू होता है आयोटा। ये आपको सीखना है कहाँ? 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे तब। अभी के लिए क्या याद रखेंगे सर? सिंपल 3 फंडा है। क्या सर याद रखने का? सिंपल 3 फंडा। क्या? पहला सर, जब कभी भी दिए गए किसी इक्वेशन पे, किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कमेंट करना है कि उसका रूट का नेचर क्या है, तो सबसे पहला उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट उसका d ग्रेटर देन 0 आता है तो उसका रूट क्या है? रियल और डिस्टिंक्ट। रियल कहने का मतलब क्लियर है, डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग। अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों का अलग अलग आएगा। मतलब एक रूट 2 है तो अगला क्या आएगा? 5, अगला 6, दोनों सेम नहीं होगा। अगर d 0 के बराबर है तो रूट अभी भी रियल से आएंगे बट इक्वल होगा, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम आएगा, 2 2 3 3 इस तरीके से। और अगर सर क्या कहते हैं d लेस देन 0 हो जाए तो उसके रूट इमेजिनरी आएंगे और वो उसको सिंपली आप कह सकते हैं उसका सर रूट इजिस्ट ही नहीं करता है। सर इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग फर्दर हायर क्लासेज में सीखेंगे। इतना नोट कीजिए। हम लोग अभी इस पे सवाल करते हैं कि कैसे कैसे इस पे सवाल पूछते हैं। चलिए अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा नेचर ऑफ रूट पे, उस पर कुछ सवाल करके उस कॉन्सेप्ट को और भी तगड़ा करते हैं अपने दिमाग के अंदर। होप सो समझ में तो आ ही रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला हुआ है सर, आप उसमें लिखिए सर इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाइए, मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, उस पर कुछ सवाल कैसे, इस पर तो जो नेचर ऑफ फ्रूट है ना उस पर बहुत सारे सवाल है। आप अपने रेगुलर जो रेफरेंस बुक है RS अग्रवाल RD शर्मा NCERT उससे सॉल्व कीजिए। जिस भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत होता है उससे आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर जो भी आप लिख दीजिए, मैं उसको वीडियो के थ्रू एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। ऐसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको पता चले कि कैसे फार्मूला को अप्लाई करते हैं। बट इन क्वेश्चन को भी मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद ही ट्राई करें ताकि आपके दिमाग पर जोर पड़े कि किस तरीके से फार्मूला को अप्लाई करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऐसे जिनको खुद से ट्राई करना वो वीडियो को रोक ले और ट्राई करें, उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए। ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ, जिन्हें देखना है देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब कह रहा है कि जो दिया गया इक्वेशन है आपका, इसमें आप हमको k का वैल्यू बताइए। अगर आपका जो इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसका जो रूट है क्या है? रियल है। इसका जो रूट है क्या है सर? रियल है। अब रियल रूट कहने का मतलब सर आपने कहा था कि जब कभी भी किसी भी इक्वेशन का नेचर दे दिया हो या फिर नेचर निकालना हो, नेचर दे दिया हो या फिर नेचर निकालना हो तो सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से ही आगे की हम बात कमेंट करते हैं। सर देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा सर? अब यहाँ पे b क्या लिख लो अगर जिनको प्रॉब्लम है। a होता है यहाँ पे, a क्या है? k, b यहाँ पे क्या है? -6 और c यहाँ पे क्या है? -2। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कहा है, साइन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। साइन में गड़बड़ी, पूरा इक्वेशन में गड़बड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो b का स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? k और c कितना है? -2। -6 का स्क्वायर तो 36, -6 का स्क्वायर मतलब 36 और माइनस माइनस प्लस और 8k, प्लस कितना आ गया? 8k। अब सर जैसे कि अगर आपने कहा था कि d ग्रेटर दैन 0 रहेगा तो रियल रूट कहते हैं और रूट दोनों अलग अलग होता है। d इक्वल टू 0 रहेगा तो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, और अगर d लेस देन 0 रहता है तो बात ही नहीं करते, वो तो इमेजिनरी रूट होता है, इजिक्ट नहीं करते हमारे। ठीक है, पर सर यहाँ पे तो वेरिएबल आ रहे हैं तो कैसे हम बोले कि यहाँ क्या क्या कंडीशन है? तो सर इसने कंडीशन खुद दे दिया ना कि आपका रूट क्या है? रियल है। और रियल किस किस केस में आता था? दोनों केस में सर, दोनों केस। अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 है
तब भी रूट रियल होता था, बट वहाँ पे रूट अलग अलग होता था। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 है तब भी हमारा रूट रियल होता है और इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल और डिस्टिंक्ट की तो बात ही नहीं किया। रूट हमारा इक्वल है या फिर अलग अलग है, ऐसा कुछ कंडीशन में नहीं दिया है। कंडीशन क्या दिया है कि रूट हमारा रियल होना चाहिए। तो रूट रियल कब कब होता है? जब डी ग्रेटर देन 0 है तब भी, और जब डी इक्वल टू 0 है तब भी। तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे? रियल रूट है इसलिए कि डी जो है हमारा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। क्या हमारा सर? डी का जो वैल्यू होना चाहिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए। डी का वैल्यू कितना है? 36। कितना है डी का वैल्यू सर? 36 प्लस 8k वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? 36 को उधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा? 8k इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू -36। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 36 अपॉन में 8। क्या आ जाएगा? 36 अपॉन में 8। क्या लिखेंगे उसके बाद? k ग्रेटर देन इक्वल टू, काटिए ऊपर से, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, मतलब कितना आ जाएगा? -9/2। तो k का जो वैल्यू होगा ना वो -9/2 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। समझे कैसे अप्लाई करते? अब यहाँ बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ t, लिख दीजिए। क्या लिखे? फाइंड द वैल्यू ऑफ t। t का वैल्यू बता भाई। कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है जिसका रूट इक्वल है और रियल है, खटकना चाहिए सर दिमाग में तुरंत। इक्वल और रियल कब होता है? जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। सर एक अननोन पूछा है और एक कंडीशन तुमको दे दिया है कि डी इक्वल टू 0 कर दो। इसने लिखा नहीं कि डी 0 कर दो, समझना पड़ेगा नेचर से उसका, कि जब उस रूट का नेचर इक्वल और रियल है, क्या है? इक्वल और रियल, तो डी क्या होता है? 0। डी क्या होता है? अरे 0 रियल है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आगे बात करते हैं? तो सर जब रूट हमारा क्या है? रूट हमारा अगर इक्वल एंड रियल, अगर रूट हमारा क्या है? इक्वल और रियल है, तब डी क्या होना चाहिए सर? डी 0 होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए? 0। डी का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू यहाँ से 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू k, सी का वैल्यू 1, कोई दिक्कत? इक्वल टू 0। 4 का स्क्वायर कितना? 16। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो 4k इक्वल टू व्हाट? 16। इसको उधर लिख चलेगा। तो k इक्वल टू व्हाट? k इक्वल टू 16/4। तो ये 4 4 जा 16, क्या आया? 4 4 जा 16। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 4। अरे कोई दिक्कत है? समझ में आया? क्लियर है? उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इस लेक्चर में काफ़ी इंजॉय किया होगा। मैंने कॉन्सेप्ट को आसानी तरीके से सिखाने की कोशिश किया। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उस पार्टिकुलर टॉपिक को फिर से पढ़ाऊँगा। एक और आवश्यक सूचना कि आपको इस लेक्चर के बाद इस पे जितने तरह के प्रॉब्लम पॉसिबल है, हर एक प्रॉब्लम को बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको मैं प्रैक्टिस सूट के थ्रू दूंगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को और भी तगड़ा मन में सेट करना है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लेना है एकदम दिमाग में कि कहीं बोले नहीं, जब भी मतलब जैसे बोल दे इक्वल रियल तुरंत याद आना चाहिए कि डी इक्वल टू 0 लेना है। जब भी बोलते रियल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। इस तरह के बहुत सारे, मतलब यही 3 छोटे से कॉन्सेप्ट पे सवाल में वेरिएशन खूब आते हैं। अगर आप अपने प्रेफरेंस बुक को सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को ही मिलेगा। इसलिए आप अपने रेफरेंस बुक को सॉल्व करें। जहाँ भी दिक्कत है, जिस प्रॉब्लम में दिक्कत है, उससे आप कमेंट में ज़रूर बोलें और हमारे प्रैक्टिस को सॉल्व करें। वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे।